हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एमएलटी पर। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट कर रखा था सीरीज टारगेट जेएमएलटी और उसके हम 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना ये 8वां पार्ट रहेगा जिसमें हम हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, मिल्की प्लाज्मा इज सीन इन पेशेंट विद। जो मिल्की प्लाज्मा है वो कैसे पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट है हाई शुगर लेवल, ऑप्शन बी है हाई हीमोग्लोबिन लेवल, थर्ड ऑप्शन है हाई लिपिड लेवल और फोर्थ ऑप्शन है हाई डब्ल्यूबीसी काउंट। तो मिल्की प्लाज्मा जो होता है उसका मतलब होता है प्लाज्मा लुक्स लाइक मिल्क। मिल्क के जैसा दिखने वाला प्लाज्मा मिल्की प्लाज्मा किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? तो इस फोटो के अंदर आप देखोगे तो दो वाइल्स दिखाई गई हैं, पहली और दूसरी। जो फर्स्ट है उसके अंदर मिल्की प्लाज्मा देखने को मिलता है, व्हाइट कलर का आप देख सकते हो। सेकंड वाली जो वाइल है उसके अंदर क्या है? नॉर्मल प्लाज्मा है। नॉर्मल प्लाज्मा जो रहेगा उसका कलर होता है पेल येलो। कैसा होता है? पेल येलो कलर होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो मिल्की प्लाज्मा देखने को मिला है वो किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? तो हाई लिपिड कंटेंट अगर कहीं पर है तो उस सैंपल के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? मिल्की प्लाज्मा देखने को मिलेगा। और ऐसे सैंपल, ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर लिपिड का कंटेंट ज्यादा है, लिपिड लेवल हाई रहेगा, उसको हम बोलते हैं लाइपेमिक सैंपल या फिर लाइपेमिक प्लाज्मा। तो लाइपेमिक प्लाज्मा ऐसा प्लाज्मा है जिसके अंदर लिपिड कंटेंट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, या फिर लाइपोप्रोटीन हम बोल सकते हैं वो क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल इन एचआईवी वायरस इज। जो एचआईवी वायरस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो एचआईवी वायरस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस विच कोजेज एड्स। एड्स कोज करने वाला वायरस होता है एचआईवी वायरस और उसका जेनेटिक मटेरियल आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो एचआईवी वायरस रहेगा उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहां सेंटर में जो सिंगल स्ट्रैंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और जो कि जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो एचआईवी वायरस होता है उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम देखने को मिलता है। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है वो पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। सिंपल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन अगर आपने पढ़ा हो कभी तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन के आगे हमने लगा दिया रिवर्स, और रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो हम क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? उसमें आरएनए से डीएनए बनेगा। तो हम बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है। अब ये वायरस आरएनए से डीएनए क्यों बनाता है? तो देखो होता क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है एचआईवी वायरस का वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जब भी एचआईवी का वायरस होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, वहां पर होस्ट सेल के अंदर एंट्री होने के बाद जो एचआईवी वायरस का आरएनए है वो कन्वर्ट होगा डीएनए के अंदर बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
अब डीएनए जब ये बन जाएगा तो ये वायरल डीएनए है। ये कौन सा डीएनए है? वायरल डीएनए है। देन वायरल डीएनए विद वायरल डीएनए बाइंड विद होस्ट डीएनए के साथ वो बाइंड करेगा, या फिर हम कह सकते हैं वायरल डीएनए जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट डीएनए के साथ में। और जब होस्ट की सेल रेप्लिकेट करेंगी तो साथ में उसके साथ क्या होगा? वायरल डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा, और उस वजह से नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और नंबर अगर वायरस के इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे? पहले एक सेल को अगर इन्फेक्ट कर रखा था तो फिर ऐसे साइड वाली जो सेल है उनको भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और इस वजह से वो फर्दर इन्फेक्शन कोज करते रहेंगे। तो ये होता पूरा मैकेनिज्म। मेन पॉइंट जो हमको याद रखने थे, एचआईवी वायरस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। दूसरा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। पीजीआई ने अभी जो क्वेश्चन पूछा था संगरूर वाले एग्जाम में, उसमें पूछा था कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसको हम बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये स्टेटमेंट थी शायद उसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है उसको बोला हमने डीएनए डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये काम किसके ऊपर कर रहा है? आरएनए के ऊपर। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? आरएनए डिपेंडेंट। पॉलीमराइजेशन किसका करवा रहा है? डीएनए का। तो डीएनए को बनाने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट किस पे है? आरएनए के ऊपर। तो वी कैन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज ए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि डीएनए डिपेंडेंट है लेकिन एक्चुअल में क्या है? डीएनए पॉलीमरेज है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंक्रीज इन वायरुलेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। किसी भी ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंस को इंक्रीज करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, एटेनुएशन, एक्साल्टेशन, पावर इनहेंसमेंट या फिर पैथोजेनिसिटी। वायरुलेंस पावर को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? जो अटेनुएशन है, अटेनुएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वायरुलेंस पावर। डिक्रीज इन वायरुलेंस को कम करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अटेनुएशन। जैसे वैक्सीन के केस में हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, उनकी वायरुलेंस पावर को कम कर देते हैं, और उन वैक्सीन को हम नाम दे देते हैं लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। मतलब कि उनके अंदर लाइव ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं लेकिन उनकी वायरुलेंस पावर हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एटेनुएटेड लाइव वैक्सीन। और वायरुलेंस की पावर को कम करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एटेनुएशन। एक्साल्टेशन जो वर्ड है वो बोलते हैं इंक्रीज इन वायरुलेंस। वायरुलेंस को इंक्रीज करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्साल्टेशन। ऑप्शन सी, पावर इनहांसमेंट। अब पावर तो किसी भी चीज की इंक्रीज हो सकती है, ये एक जनरल वर्ड है। पावर तो किसी भी चीज की हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हो सकता है हम किसी की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं कि वो क्या करे, ऐसी कंडीशन में सरवाइव करे जहां पर एडवर्स कंडीशन हो, एडवर्स सिचुएशंस हो, ह्यूमिडिटी ना हो, पीएच कम हो या फिर टेम्परेचर ज्यादा हो। तो पावर इनहांसमेंट तो किसी भी चीज की पावर बढ़ाई जा सकती है। पैथोजेनिसिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कोज डिजीज। तो एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की टू कोज डिजीज कोज करने की, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, एक्साल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है जो कि आरबीसी के अंदर पाई जाती है उसका मोलिकुलर वेट क्या होता है? ऑप्शन है 36.5 kDa, 64.5 kDa, 96.4 kDa या फिर 12.9 kDa। kDa बोले तो किलो डाल्टन में पूछा गया है हीमोग्लोबिन का वेट। तो इसका वेट होता है
64,500 डाल्टन। तो केडीए में, किलो डाल्टन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000 से, तो अपने पास निकल के आएगा 64.5 केडीए। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 64.5 केडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच सेल इज ए मैक्रोफाज दैट फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफाज का क्या नाम है? ऑप्शन है कफर सेल, माइक्रोग्लियल सेल, डस्ट सेल या फिर एम सेल। तो देखो, जो कफर सेल होती है वो पाई जाती है लीवर के अंदर, माइक्रोग्लियल सेल जो है वो पाई जाती है ब्रेन या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, डस्ट सेल कहां पर मिलती है? लंग्स के अंदर, और एपिथेलियल सेल एम सेल जो कि एक एपिथेलियल सेल है वो कहां पाई जाती है? जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सी मैक्रोफाज पाई जाती है, तो ऑप्शन बी जो रहेगा माइक्रोग्लियल सेल वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें पूछा गया है साइनोवियल फ्लूइड कंटेन्स ब्लैंक एज ए शॉक अब्जॉर्बेंट। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता है जो कि शॉक अब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। वो क्या चीज है जो शॉक अब्जॉर्बेंट की तरह काम करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं हिपेरिन, हाई एलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट या फिर केराटिन सल्फेट। तो हाई एलुरोनिक एसिड जो रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड जो है वो शॉक अब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर पाया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड कहां पे पाया जाता है? बोन जॉइंट्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्जे मीडिया लोवेस्टिन जेंसन मीडिया इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। जो ऑप्शंस में दिए गए बैक्टीरिया है उनमें से किस बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए हम एल्जे मीडिया का यूज करते हैं? ऑप्शंस हैं स्टेफाइलोकोकस, माइकोप्लाज्मा, माइकोबैक्टीरिया या फिर प्रोटियस। तो देखो, जो एल्जे मीडिया है वो एक एग्जांपल है किसका? सिलेक्टिव मीडिया का। और ये सिलेक्टिव मीडिया किसके लिए होता है? माइकोप्लाज्मा के लिए होता है। तो एल्जे मीडिया किसका सिलेक्टिव मीडिया है? माइकोप्लाज्मा का। अगर आपने देखा हो तो इस तरह की बोतल्स के अंदर ग्रीन कलर का मीडिया देखने को मिलता है। इसका ग्रीन कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है मेलाचिट ग्रीन की वजह से। और मेलाचिट ग्रीन जो है ये इनहिबिट करने का काम करता है। इनहिबिट करने का काम करता है। किसको इनहिबिट करेगा? ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। जो अदर ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरिया के अलावा अदर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं सिलेक्टिव, हम क्या बोल सकते हैं? सिलेक्टिव सब्सटेंस इन एल्जे मीडिया इज मेलाचिट ग्रीन। जो एल्जे मीडिया है उसके अंदर सिलेक्टिव सब्सटेंस क्या रहेगा? मेलाचिट ग्रीन रहेगा और इसी की वजह से इसका ग्रीन कलर होता है। तो एल्जे मीडिया इज यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सिलेक्टिव मीडिया जो हम यूज करते हैं वो है एल्जे मीडिया। एल्जे मीडिया का ग्रीन कलर मेलाचिट ग्रीन की वजह से होता है और मेलाचिट ग्रीन साथ की साथ किसकी तरह काम करता है? एक सिलेक्टिव सब्सटेंस की तरह काम करता है, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यूरिन वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एबनॉर्मली दिस कंडीशन इज नोन एज। अगर यूरिन की वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाए अबनॉर्मली तो उस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शंस हैं ओलिग्यूरिया, पोलियूरिया, एन्यूरिया या फिर नोक्ट्यूरिया। तो हर एक ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले है ओलिग्यूरिया। सबसे पहले वॉल्यूम को ही समझते हैं। जो यूरिन हम पास आउट करते हैं रूटीन में, यूरिन की जो वॉल्यूम रहती है, यूरिन की वॉल्यूम जो रहती है वो रहती है
600 ml to 1800 ml पर डे। एक दिन में 600 ml से लेकर 1800 ml तक यूरिन पास आउट किया जाता है। और इस वॉल्यूम के अंदर जो नाइट के टाइम रात के समय जो पास आउट किया जाता है वो किया जाता है अबाउट 500 4 to 500 या 4 to 500 ml जो है रात के टाइम पास आउट किया जाता है। लेकिन अगर नाइट के टाइम ये यूरिन का जो अमाउंट है वो बढ़ जाए 500 ml से ज्यादा, तो उस कंडीशन को बोला जाता है नोक्टूरिया। क्या बोला जाता है? नोक्टूरिया। नॉर्मल से कम मान लेते हैं 500 ml से कम या 400 ml से कम, लेस देन 400 ml यूरिन अगर पास आउट होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिग यूरिया। क्या बोलते हैं? ओलिग यूरिया। लेकिन अगर यूरिन जो है यूरिन पास आउट ही ना हो, अब्सेंट हो, टोटली एब्सेंट अगर है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एन्यूरिया। क्या बोलते हैं? एन्यूरिया। लेकिन ये अमाउंट अगर बढ़ जाए मोर देन 3000 ml, 3 लीटर से ज्यादा अगर अमाउंट हो जाए तो उसको बोलते हैं पोली यूरिया। तो ये 4 ऑप्शंस तो दिए गए हैं, उनमें क्या क्या है? सबसे पहला दिया गया है ओलिग यूरिया, जिसमें कि वॉल्यूम जो है यूरिन की वो कम हो जाती है, लेस देन 400 ml हो जाती है। एन्यूरिया में भी कम होती है और इसमें टोटली एब्सेंट रहेगी यूरिन की वॉल्यूम। नोक्टूरिया के अंदर क्या होता है? रात के समय जो यूरिन पास आउट किया जाता है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, 500 से ज्यादा ml देखने को मिलती है। और पोलीयूरिया क्या है? 3 लीटर से भी ज्यादा यूरिन की वॉल्यूम पास आउट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा अपने पास वो रहेगा ऑप्शन बी, पोलीयूरिया। पोलीयूरिया में अब नॉर्मली इंक्रीज्ड वॉल्यूम देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि रात के समय, नाइट टाइम में अगर पूछा जाता तो फिर अपना स्पेसिफिक आंसर हो जाता नोक्टूरिया। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पोलीयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है P24 एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन। एक P24 नाम का एंटीजन है, ये किस वायरस के ऊपर पाया जाता है? ऑप्शंस है HBsAg, मतलब कि हेपेटाइटिस बी रहेगा यहाँ, ये तो एंटीजन का ही नाम लिख दिया, तो हेपेटाइटिस बी पहला ऑप्शन अपने पास, हेपेटाइटिस बी। सेकंड है HIV, थर्ड है हेपेटाइटिस रेबीज वायरस, और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस सी वायरस। जो HIV वायरस होता है उसके सरफेस के ऊपर पाया जाता है P24 एंटीजन, तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हेपेटाइटिस बी के बारे में मैंने आपको बताई थी, ये अकेला ऐसा हेपेटाइटिस का वायरस है जिसके अंदर DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। बाकी जितने भी हेपेटाइटिस वायरस हैं उनके अंदर RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। रेबीज वायरस के केस में नेग्रीज बॉडी देखने को मिलती है, और नेग्रीज बॉडी के लिए हम स्टेन पढ़ चुके हैं, सेलर्स स्टेन यूज की जाती है। हेपेटाइटिस सी वायरस जॉन्डिस के साथ जुड़ा हुआ होता है, मतलब कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हेपेटाइटिस बी और सी की कि दे कैन बी एसोसिएटेड विद जॉन्डिस। और ट्रिपल एच टेस्ट जो हम करते हैं, ट्रिपल एच टेस्ट, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? 3 H होंगे, जिसमें कि सबसे पहला HIV, दूसरा हेपेटाइटिस बी और तीसरा हेपेटाइटिस सी। तो ये 3 कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ट्रिपल एच टेस्ट में HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। 3 H जो होते हैं, 3 H जिनको हम ट्रिपल H बोलते हैं। तो फर्स्ट H इज फॉर HIV, सेकंड इज हेपेटाइटिस बी और थर्ड इज फॉर हेपेटाइटिस सी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये HIV वायरस का डायग्राम है, और यहाँ पर P24 एंटीजन HIV वायरस के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मे डेवलप व्हेन ए पर्सन इंजेस्ट द एग्स ऑफ टीनिया सोलियम। अगर किसी भी पर्सन ने इंजेस्ट कर लिया किसको? एग्स ऑफ टीनिया सोलियम को। किसी ने टीनिया सोलियम के जो अपने पास एग्स हैं उनको इंजेस्ट कर लिया, खा लिया, तो उसके अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है?
ऑप्शंस है हाइडेटेड डिजीज, ट्राइकोनोसिस, ये आएगा अपने पास ट्राइकिनोसिस ऑप्शन है ये, एन नहीं है, एम नहीं है, एन है ये, ट्राइकिनोसिस। ऑप्शन सी है स्पारगेनोसिस और ऑप्शन डी है सिस्टिसर्कोसिस। तो टीनिया सोलियम के एग को इंजेस्ट करने से, खाने से जो डिजीज हो सकती है वो हो सकती है सिस्टिसर्कोसिस। ऑप्शन डी जो रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। कई बार हाइडेटेड डिजीज भी पूछा जाता है, ये किसकी वजह से होती है? तो ये होती है काइनोकोकस ग्रेनुलोसस की वजह से होती है, जो कि एक टेपवर्म होता है। तो हाइडेटेड डिजीज का भी याद रखना है, दिस इज कोज्ड बाय काइनोकोकस ग्रेनुलोसस। और टीनिया सोलियम की एग इंजेस्ट करने की वजह से कौन सी डिजीज होती है? सिस्टिसर्कोसिस हो सकती है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर इनमें से कौन सा पैरामीटर इंक्लूड नहीं होता? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट या फिर ईएसआर, दैट इज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो सीबीसी काउंट के अंदर एचबी भी होता है, आरबीसी काउंट भी, प्लेटलेट काउंट भी, लेकिन ईएसआर हम इंक्लूड नहीं करते। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो सीबीसी का एक पार्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हम यूज करते हैं एचबी एस्टिमेशन के लिए, हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। कहां पर करते हैं? ब्लड बैंक में करते हैं। क्यों करते हैं? डोनर की स्क्रीनिंग करने का काम करते हैं। डोनर की स्क्रीनिंग अगर करनी है उस केस में एचबी एस्टिमेशन के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो करते हैं कॉपर सल्फेट मेथड या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी बेस्ड मेथड। इस मेथड के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज किया जाता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.053 और ये 1.053 स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो सॉल्यूशन है उसकी जो इक्विवेलेंसी होगी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के साथ वो पूछी गई है। तो हीमोग्लोबिन की कितनी कंसंट्रेशन के वो इक्विवेलेंट होता है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 10 ग्राम पर डीएल, सेकंड है 12.5 ग्राम पर डीएल, थर्ड ऑप्शन है 14.5 ग्राम पर डीएल और ऑप्शन फोर्थ है 16 ग्राम पर डीएल। होता क्या है, जब भी हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर एक ड्रॉप डालते हैं ब्लड की, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है हीमोग्लोबिन की ब्लड ड्रॉप के अंदर, उस बेस पे क्या करेगी, या तो इसके अंदर डीप हो जाएगी या फिर ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो ब्लड की ड्रॉप डालते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है उस बेस पे हो सकता है ये ड्रॉप डीप कर जाए या फिर ऊपर तैरना शुरू कर दे। तो इसकी जो कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट रहेगी वो रहेगी 12.5। इसका मतलब है कि अगर इस ड्रॉप के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन 12.5 से ज्यादा है तो ये क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, डीप हो जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर 12.5 से कम इसकी कंसंट्रेशन है हीमोग्लोबिन की इस ड्रॉप के अंदर, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, तैरना स्टार्ट कर देगा। तो इस वजह से हमने क्राइटेरिया सेट किया है कि अगर ब्लड बैंक के अंदर कोई डोनर आता है तो उसका एचबी हमको चेक करना कि 12.5 से कम है या फिर ज्यादा है, मतलब कि डोनेट करेगा अगर उसका 12.5 से ज्यादा है, और 12.5 से ज्यादा है उसका मतलब है कि अगर हम इसके अंदर एक ड्रॉप डालेंगे तो वो क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन फाउंड इन यूरिन सेडिमेंट फ्रॉम ए फीमेल पेशेंट इज नॉट कंसीडर्ड ए वेजाइनल कंटेमिनेशन। अगर यूरिन का सैंपल लिया जाए फीमेल पेशेंट से
उसके अंदर इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो वेजाइनल कंटेमिनेशन को शो नहीं करता। तो देखो, वेजाइनल कंटेमिनेंट का मतलब है वेजाइना से आया हुआ कोई भी सब्सटेंस। अगर यूरिन के अंदर, वेजाइना के अंदर से आया हुआ कोई भी पार्ट अगर प्रेजेंट है, कोई भी सब्सटेंस या सेल अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे वेजाइनल कंटेमिनेंट है। ऑप्शन क्या है? फैट है, क्लू सेल है, स्पर्मेटोजोआ है, या फिर ट्राइकोमोनाज है। देखो, जो ट्राइकोमोनाज है ये एक वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो ट्राइकोमोनाज वेजिनैलिस नाम सुना होगा आपने, वो क्या करता है? वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन कोज करने का काम करता है। और क्लू सेल्स जो होती हैं ये एपिथेलियल सेल होती हैं। कहाँ की? वेजाइना की। एक सेल अगर है एपिथेलियल सेल, उसके चारों तरफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं क्लू सेल्स का एग्रीगेशन प्रेजेंट है या फिर क्लू सेल प्रेजेंट है। ये भी कहां पर होती हैं? वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर यूरिन के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है क्लू सेल, तो हम बोलेंगे वेजाइनल कंटेमिनेंट है। क्लू सेल क्या है? एक वेजाइनल कंटेमिनेंट है। ट्राइकोमोनाज अगर प्रेजेंट है तो वो भी क्या है? क्योंकि वो वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है तो वहीं से आया है, तो हम बोलेंगे ये भी क्या है? वेजाइनल कंटेमिनेंट है। स्पर्मेटोजोआ तो मेल के एक्सटर्नल जेनाइटल से आता है, तो ये भी क्या रहेगा? कंटेमिनेंट रहेगा, जो कि वेजाइना के अंदर हो सकता है कुछ टाइम के लिए पड़ा रहे, और फीमेल जब भी यूरिन पास आउट करे उसके यूरिन के अंदर स्पर्मेटोजोआ देखने को मिले। मतलब कि स्पर्मेटोजोआ भी कहां से आ सकता है? वेजाइना से आ सकता है। तो इसको हमने बोल दिया ये भी क्या है? वेजाइनल कंटेमिनेंट होता है। और ऑप्शन ए जो है फैट, अब वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। फैट जो होती हैं वो नॉर्मली यूरिन के अंदर अपर पार्ट से आएगी। नॉर्मल अगर आपको देखना है, अगर यूरिन का नॉर्मल कंपोनेंट आपसे पूछा जाए, नॉर्मल कंपोनेंट, तो उस केस में आपको देखना है यूरिनरी ट्रैक से आने वाली कोई भी चीज जो है उसको हम बोल सकते हैं वो कंटेमिनेंट नहीं है। यूरिनरी ट्रैक से जो आएगा कोई भी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल, सेल, अगर यूरिनरी ट्रैक से आ रहा है तो उसको हम कंटेमिनेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम क्या चेक करते हैं यूरिन में? हम यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन चेक करना चाहते हैं। और अगर यूटीआई के अंदर से यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर से आ रहा है तो मतलब कि वो हमारे इन्फेक्शन को डायग्नोज करने में हेल्पफुल होगा, वो एक कंटेमिनेंट नहीं होगा। तो यूरिनरी ट्रैक्ट से आने वाली सारी चीज क्या रहेंगी? कंटेमिनेंट नहीं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मली द टोटल वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ इन एन अडल्ट रेंजेस फ्रॉम, जो सीएसएफ होता है उसकी नॉर्मल वैल्यू पूछी गई है अडल्ट के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं 15 to 30 ml, 85 to 150 ml, 250 to 500 ml और 500 to 850 ml। जो सीएसएफ की नॉर्मल वैल्यू होती है अडल्ट के अंदर, अडल्ट में ये होती है 85 to 150 ml। सेम क्वेश्चन पीजीआई चंडीगढ़ ने सैटेलाइट सेंटर संगरूर वाले एग्जाम में पूछा था और उसमें रेंज पूछी गई थी, तो वहां पे ऑप्शन था 100 to 150 ml, 100 to 150 ml वहां पे ऑप्शन था। तो इस रेंज का जो है नॉर्मल वॉल्यूम आपको देखने को मिलती है अगर हम बात करें सीएसएफ की वॉल्यूम की। किसके अंदर? अडल्ट के अंदर। अगर यहीं पर नियोनेट्स के अंदर आपसे पूछा जाए, नियोनेट्स के अंदर सीएसएफ की वॉल्यूम क्या रहेगी? नियोनेट्स, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनके अंदर सीएसएफ की जो वॉल्यूम रहेगी वो रहेगी 10 to 60 ml। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो हमको ध्यान रखना है। अडल्ट के लिए पूछी है तो 100 to 150 या फिर 85 to 150 ml। नियोनेट्स के लिए या फिर न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए पूछी गई तो 10 to 60 ml रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज कलेक्टेड थ्रू आर्थ्रोसेंटेसिस। आर्थ्रोसेंटेसिस नाम की प्रोसेस के द्वारा इनमें से कौन सा सैंपल लिया जाता है? ऑप्शंस हैं सीएसएफ, सीमन,
साइनोवियल फ्लूइड या फिर लाइपेमिक ब्लड। आर्थ्रोसेंटेसिस का मतलब होता है इंजेक्शन का यूज करके साइनोवियल साइनोवियल फ्लूइड को कलेक्ट करना। तो ऑप्शन सी जो रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहां पर क्या है, ये साइनोवियल जॉइंट है जहां से सैंपल कलेक्ट किया गया है, और इस प्रोसेस को जिसमें साइनोवियल फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है साइनोवियल जॉइंट से, उसको बोलते हैं आर्थ्रोसेंटेसिस। तो इस क्वेश्चन के लिए अपना सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, साइनोवियल फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? इनमें से कौन सा पीपीई किट का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ग्लव्स, लैब कोट, डिसइंफेक्टेंट या फिर आई ग्लासेस। तो पीपीई क्या होता है? पीपीई क्या अपने पास ऐसे क्लोथ या फिर वियरिंग्स अपने पास क्लोथ होते हैं जिनको हम पहनकर अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जैसे ग्लव्स है इसके अंदर, या फिर गाउन, डिस्पोजल हुड, मास्क है, ये शू कवर है, या फिर आई ग्लासेस है। तो ये सभी क्या है? पीपीई किट के पार्ट हैं जो कि हम पहनते हैं ताकि हम बच सकें एक्सपोजर से या फिर हार्मफुल इन्फेक्शन से। ऑप्शंस क्या क्या है? ग्लव्स अपने पीपीई का किट का पार्ट है, हम पहनते हैं, लैब कोट भी डालते हैं, आई ग्लासेस भी डालते हैं, लेकिन डिसइंफेक्टेंट का यूज हम पहनने या ओढ़ने के लिए नहीं करते। तो ऑप्शन सी जो है, डिसइंफेक्टेंट एक पीपीई किट का पार्ट नहीं है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लैब में करते हैं और इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं, लेकिन ये अपनी पीपीई किट का पार्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी टी सेल मार्कर इज? मेमोरी टी सेल के लिए इनमें से कौन सा मार्कर है? ऑप्शन है CD45RO, CD45RB, CD45RA या फिर CD45RD। जो CD45 है, CD45 जो होता है वो होता है ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन। ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए वो रहेगा CD45। मेमोरी टी सेल के ऊपर जो CD45 मिलेगा वो रहेगा ऑप्शन ए CD45RO। कल मैंने एक अपने CD मार्कर के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की थी और वो कल अपलोड भी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक CD मार्कर्स की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार मैंने जितने भी CD मार्कर को कवर किया है वो साथ के साथ आपको याद हो जाएंगे, बस आप एक बार इस वीडियो के प्रॉपरली गो थ्रू हो जाना। तो लिंक या इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फर्दर वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे वेट करते हैं कि कब लिंक शेयर होगा ग्रुप में। जैसे अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, लेकिन लिंक के भरोसे ना होके आप क्या करें, खुद अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड मीडियम दैट बाथ ए फीटस थ्रू आउट इट्स गेस्टेशन इज कॉल्ड एज? ऐसा कौन सा लिक्विड मीडिया है जो कि फीटस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और उसको बात करवाने का काम करता है? कब? ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। ऑप्शंस क्या क्या है? एसाइटिक फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर पेरिटोनियल फ्लूइड। जो एसाइटिक फ्लूइड होता है वो होता है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाने वाला ज्यादा अमाउंट का फ्लूइड एसाइट्स या एसाइटिक फ्लूइड कहलाता है। पेरिटोनियल फ्लूइड जो है वो भी कहां पर देखने को मिलता है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाने वाला नॉर्मल फ्लूइड जो है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। अगर पेरिटोनियल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं एसाइट्स, एसाइटिक फ्लूइड।
तो ये दोनों कहां पे पाए जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। साइनोवियल फ्लूइड अभी हमने पढ़ा, ये कहां पे पाया जाता है? जॉइंट्स के अंदर। जॉइंट्स के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड कौन सा है? साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये फीटस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। जब भी यूट्रस के अंदर फीटस ग्रो करता है तो फीटस के चारों तरफ जो पाए जाने वाला फ्लूइड है उसको नाम दिया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि गेस्टेशन पीरियड के टाइम बेबी को, फीटस को बात जो करता है उसके चारों तरफ जो लिक्विड मीडिया है उसको क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। मिलेनिन किससे बनता है? मिलेनिन क्या है? एक पिगमेंट है। मिलेनिन एक पिगमेंट है जो कि मिलेनोसाइट्स के द्वारा सिक्रीट या रिलीज किया जाता है। और ये मिलेनोसाइट कहां पर प्रेजेंट होते हैं? स्किन या फिर हेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये स्किन को कलर प्रोवाइड करवाने वाला पिगमेंट है। तो यहाँ पे पूछा गया ये पिगमेंट जो है ये किससे सिंथेसाइज होता है? ऑप्शन है टायरोसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन या फिर ट्रिप्टोफैन। तो मिलेनिन का जो प्रिकर्सर रहेगा वो रहेगा टायरोसिन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। यहां पर एक मिलेटोनिन नाम भी हम पढ़ते हैं, मिलेटोनिन। मिलेटोनिन क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा कि मिलेटोनिन मैंने आपसे पूछा था वो क्या होता है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हमने यहाँ पे पढ़ा कि मिलेनिन क्या होता है और मिलेनिन कौन सिक्रीट करता है, किससे बनता है। मैंने आपसे पूछा कि मिलेटोनिन क्या है और मिलेटोनिन कहां से सिक्रीट होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के कमेंट में जरूर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज पिलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर। पिलेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर कौन सा विटामिन माना जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, नियासिन या फिर थायमिन। जो नियासिन होता है उसको बोलते हैं विटामिन B3। थायमिन जो होता है वो होता है विटामिन B1। और प्लेग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑप्शन सी नियासिन के लिए या फिर विटामिन B3 के लिए। ऑप्शन फर्स्ट विटामिन डी जो है उसका नाम होता है कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन ई को जो बोलते हैं वो बोलते हैं टोकोफेरॉल। और थायमिन किसका नाम है? विटामिन B1 का नाम है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। तो आज हमने डिस्कस किए अपने नेक्स्ट 20 MCQs। और वीडियो कैसी लगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज मेट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, सभी के साथ जरूर शेयर करना। और मिलते हैं आगे अपने 9th पार्ट में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।